आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे केसेस की जिसकी वजह से संविधान में पहला संशोधन करना पड़ा। पहला केस है रिजर्वेशन से रिलेटेड। अब रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया में पहला रिजर्वेशन या इसको कहते हैं कि मार्क्स में रिलैक्सेशन जो है वो बैकवर्ड कास्ट या SC ST को नहीं मिला था, वो पहले मिला था अपर कास्ट को। 19वीं सेंचुरी की बात है। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में उस समय अपर कास्ट मतलब ब्राह्मण और दूसरे अपर कास्ट थे, वो 98% थे और 2% में बाकी लोग थे। तो अंग्रेज़ों ने ये पाया कि फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न 40% था। सेकंड डिवीज़न में मोस्टली जो स्टूडेंट्स थे वो नेटिव यानी जो इंडियन स्टूडेंट्स थे वो पास नहीं हो पा रहे थे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हो जाएं, इसलिए उन्होंने फिर थर्ड डिवीज़न इंट्रोड्यूस किया, तो यानी 33% वाला। इसके बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसमें पास होने शुरू हुए। तो उस समय ब्राह्मण्स भी जो थे वो 33% पाके 33% पाने के बाद तब जाके वो बहुत से पास होने शुरू हुए। उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब में जाने लगे। तो मतलब थर्ड डिवीज़न पाके भी वो गवर्नमेंट जॉब पा रहे थे। और उस समय जॉब्स में ब्राह्मण डोमिनेशन बहुत था, 80% सीटों पे ब्राह्मण डोमिनेशन था। अब उसके खिलाफ जो है कि बाकी जो लोगों में थोड़ी सी आवाज़ें उठनी शुरू हुई। 20 नवंबर 1916 में सर पी थगरैया रिचेट्टी जो है उनकी अध्यक्षता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में एक मीटिंग हुई। उसमें जो उस समय के जो मतलब लीडिंग नॉन ब्राह्मण ट्रेडर्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, लैंड ओनर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने हिस्सा लिया। इसमें ब्रिटिश राज में जो ब्राह्मण डोमिनेशन था ब्यूरोक्रेसी में, इसके खिलाफ उन लोगों ने आवाज़ उठाई। और उस समय इसका नाम था साउथ इंडियन लिबरल फाउंडेशन। बाद में ये इलेक्शन लड़ने के लिए ये जस्टिस पार्टी बन गई, पॉलिटिकल पार्टी। 1921 में जब नया डायरेक्चर सिस्टम आया तो 1920 में तो मद्रास प्रेसिडेंसी में चुनाव हुए। उस समय कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा नहीं क्योंकि वो असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। तो जस्टिस पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ जीत गई। जब वो जीत गई तो उसने क्या किया, फिर अपने एजेंडे को उसने लागू किया। उसने पहला काम क्या किया, 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अमेंड किया ताकि लेडीज़ को लेजिस्लेचर में एंट्री मिल सके। मतलब बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप था। ये देखिए कि जो 20 रिजर्वेशन वाला पॉइंट जो अब आ रहा है महिलाओं के लिए, उन्होंने उसी समय कर दिया था। और मुथु लक्ष्मी रेड्डी इसका बेनिफिट पाने वाली पहली लेडी बनी। इसके अलावा उन्होंने सभी मंदिरों में, आप जानते हैं कि सभी जातियों के लोग नहीं जा सकते थे, मनाही थी। तो इसको ख़त्म करने के लिए जस्टिस पार्टी ने कानून बनाया और कानून बनाकर उन्होंने मंदिरों को स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया ताकि ये छुआछूत की जो व्यवस्था है, जो मंदिरों में जाति के आधार पर जो बंधन लगे हुए हैं, उसको ख़त्म किया जा सके। तीसरा काम उन्होंने क्या किया कि जो ब्राह्मण डोमिनेशन था एजुकेशन और सर्विसेज में, उसको ख़त्म करने के लिए वो एक कम्युनल जियो लाए। वो कम्युनल जियो 613 उसको कहते हैं, ताकि वो सभी वर्गों को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। अब इसके हिसाब से जो मद्रास के जो मेडिकल कॉलेज, अब हम यहाँ पे बात सिर्फ एजुकेशन की करेंगे क्योंकि हमारा जो केस है, पहला केस जिसकी वजह से संविधान में संशोधन हुआ, वो कॉलेजेस में एडमिशन से रिलेटेड। तो उसके हिसाब से जो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें थी उसमें एक रिजर्वेशन व्यवस्था लागू थी। उस रिजर्वेशन व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पे हम मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे क्योंकि एक चंपकम दोराई राजन थी जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि वो उनको ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों के लिए कम सीट अलॉटेड हैं, तो इसलिए
जो ब्राह्मण वहाँ पे कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं उनके मुकाबले वो वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए इस कम्युनल जियो को क्वैश किया जाए। अब उसमें देखा गया तो जो मद्रास, जैसे मैं आपको इलस्ट्रेट करके बताती हूँ, मद्रास के मेडिकल कॉलेज में 330 सीट थी, उसमें से 17 सीटें थी उनके लिए जो बाहर से लोग आते हैं, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में ये कर्नाटका, आंध्रा वगैरह के काफ़ी एरिया भी शामिल थे उस समय। तो जो लोग वहाँ स्टेट के बाहर के लोग थे उनके लिए 17 सीट्स थी, 12 सीट स्टेट के डिस्क्रिशन कोटे में थी। बाकी की सीटों के लिए ये प्रोविज़न था कि हर 14 सीट में से 6 सीट नॉन ब्राह्मण हिंदू को अलॉट होगी, 2 सीट ब्राह्मण को अलॉट होगी, 2 सीट बैकवर्ड हिंदू को अलॉट होगी, 2 सीट हरिजन को अलॉट होगी, 1 क्रिश्चियन को अलॉट होगी, 1 मुस्लिम को अलॉट होगी। इसमें आपको ये बताऊं कि इसमें 20% रिजर्वेशन महिलाओं का भी था, और ये कहा था कि इसके अलावा अगर मेरिट पे और भी ज़्यादा महिलाएं अगर सेलेक्ट होके आती हैं तो वो भी इंक्लूड की जाएंगी। तो मतलब बहुत ही प्रोग्रेसिव पार्टी, बहुत ही प्रोग्रेसिव था एक तरीके से देखा जाए। वो 20% रिजर्वेशन जो आज मिल रहा है महिलाओं को, ये इन लोगों ने 1921 में लागू कर दिया था। तो महिलाओं के लिए बहुत एक बड़ा प्रोग्रेसिव मूव था ये। अब ये सोचिए कि इसके बावजूद एक महिला, वो ब्राह्मण जिनका ऑलरेडी रिजर्वेशन था, वो आती हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहती हैं कि ये जो है कि गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? ग्राउंड क्या था कि आर्टिकल 15(1) में ये कहा गया है कि सरकार कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सब ग्राउंड पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगी। दूसरा उन्होंने लिया आर्टिकल 29(2) जिसमें कहा गया है कि कॉलेजेस में एडमिशन और ग्रांट इन एड के मामले में कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन के ग्राउंड पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोर्ट में मामला आया। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो कैंडिडेट थी इन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी कि इनका एडमिशन हो जाएगा। तो जो अप्लाई नहीं किया, कोर्ट के वेरियस जजमेंट है कि जब आप उसके पार्ट ही नहीं है, आपने अप्लाई ही नहीं किया, तो आप आ कैसे सकते हैं कोर्ट में? आप कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते। लेकिन उस समय कोर्ट ने इस बात को नहीं देखा। कोर्ट ने इस जियो को क्वेश कर दिया और कहा, पहले मद्रास हाई कोर्ट ने क्वेश किया, उसके अगेंस्ट स्टेट जो है यहाँ आई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी डिसमिस हो गया। और कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 16(4) में जैसा कि एक सब क्लॉज है कि सरकार जो है पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रावधान करेगी, उस तरह का कोई भी क्लॉज कॉलेज में एडमिशन्स के लिए आर्टिकल 15 में नहीं है। तो जब तक सरकार आर्टिकल 15 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं करती, वो कॉलेजेस के एडमिशन के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं दे सकती। उस समय जो मद्रास के एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने ये पॉइंट वहाँ आर्ग्यू किया था और यही पॉइंट यहाँ पे चला, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। इस बात को सरकार ने बहस की उसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की आर्टिकल 46 में हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाकी जो है कि बैकवर्ड कास्ट, जो सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट है, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न करें। लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि इसके लिए आपको आर्टिकल 15 में 16(4) की तरह एक क्लॉज बनाना होगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सरकार को समझ में आ गया कि ये छोटी सी हमसे चूक हुई है, क्योंकि कभी भी जब भी संविधान बनता है, जब आगे जब मामले आते हैं तभी पता चलता है कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। इसके बाद सरकार ने उसमें पहला संशोधन किया और उसमें आर्टिकल 15(4) जोड़ा और ये कहा कि सरकार एडमिशन्स के 29(2) के होते हुए भी, 15(1) के होते हुए भी कॉलेज में एडमिशन्स के लिए कास्ट के ग्राउंड पे, क्लास के ग्राउंड पे, किसी भी ग्राउंड पे अपने जो सोशल बैकवर्ड क्लास हैं उनको जो है स्पेशल प्रोविज़न उनके लिए बना सकती है, और
उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रॉपर स्टेप उठा सकती है। और आप जानते हैं संविधान सभा ने ही ये, क्योंकि उस समय इलेक्शन नहीं हुआ था, संविधान सभा ने ही ये संशोधन किया। और वो एडवोकेट जनरल जिन्होंने चंबकम दोराई राजन का केस बहस किया था, वो इस अमेंडमेंट का हिस्सा बने और उन्होंने अपना उसमें अच्छे सजेशंस भी दिए। और उन्होंने कहा कि जब तक हम क्लॉज नहीं लाएंगे हम उन सोशल बैकवर्ड क्लास को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे इन सब जगहों पर। तो इस तरीके से संविधान में 15 सब क्लॉज 4 इंसर्ट किया गया। अब दूसरा केस आता है। दूसरा केस था फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर। फ्रीडम ऑफ स्पीच में पहले रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज नहीं थे। नया नया पार्टीशन हुआ था देश का, बड़ा तनाव था, सांप्रदायिक तनाव बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे जो है कि दंगे भी हुए थे उस समय। और उस समय क्या हुआ कि न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग प्रेस में बहुत सारी मतलब जिसको कहते हैं कि बहुत भड़काऊ बातें कही जा रही थी। लोग भाषणों में कर रहे थे बहुत सारी भड़काऊ बातें, नफरत फैलाने का काम बहुत सारी जगहों पे हो रहा था। मतलब ऐसी बातें हो रही थी जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। तो सरकार ने इन सब चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू किए, ऐसे न्यूज़पेपर्स पर, ऐसी प्रिंटिंग प्रेस पर जो नफरत फैला रहे थे। मतलब कुछ लोग तो इवन मर्डर और क्राइम के लिए भड़का रहे थे। अब क्या किया उन्होंने कि कुछ वेरियस रिस्ट्रिक्शन क्लॉज, बहुत सारे एक्ट्स थे उसमें रिस्ट्रिक्शन क्लॉज थे, तो उसके तहत सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू की। जब कार्रवाई करनी शुरू की तो कुछ केसेस चैलेंज हुए, बहुत सारी हाई कोर्ट के सामने, इवन एक केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। एक केस जिसने सरकार को मजबूर कर दिया आर्टिकल 19 में संशोधन के लिए, वो केस था एक शशि बाला का केस जो बिहार हाई कोर्ट में गया। और बिहार हाई कोर्ट का वो जजमेंट ऐसा जजमेंट था जिसमें तुरंत सरकार मजबूर हो गई कि आर्टिकल 19 में संशोधन करना ही है। अब वो केस क्या था? एक शैला बाला देवी थी, उनकी एक प्रिंटिंग प्रेस चलती थी, भारतीय प्रेस। तो उसमें उन्होंने एक लेख पब्लिश किया जो बहुत ही भड़काऊ था और उसमें एक तरीके से वो क्राइम करने के लिए उकसा रही थी, मतलब मर्डर के लिए कि उकसा रही थी। एक लाइन मतलब कुछ ऐसी थी कि आप जो है कि मैं खून की प्यासी हूँ और मैं काली माँ की तरह खून की प्यासी हूँ और आप मुझे रिवोल्ट चाहिए, आओ और मतलब भले खून बहाना पड़े लेकिन रिवोल्ट करो। तो इस तरह की चीज़ें जो भड़का रही थी, बहुत सारी बातें थी। अब सरकार ने क्या किया कि एक एक्ट था इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931, उसमें उन्होंने कहा कि उसका सब क्लॉज 4(1) था। उसमें उन्होंने कहा कि उस क्लॉज के तहत आप 2000 रुपीज़ जमा कराइए। ये एज अ सिक्योरिटी जमा होगा कि अगर आप फ्यूचर में इस तरह के भड़काऊ लेख लिखेंगी जिससे हिंसा फैले तो ये सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। अब इन्होंने सरकार की सेक्शन को बिहार हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बिहार हाई कोर्ट ने चैलेंज किया तो बिहार हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को क्वेश कर दिया और कहा कि अगर कोई पर्सन, यहाँ पे जस्टिस सरजू प्रसाद एक थे, उनका मैं स्पेशली उनकी लाइन आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन किसी को हत्या या जघन्य अपराध के लिए उकसाता भी है, वो पैम्पलेट फेंक के उकसाता है, वो उसको मारने के लिए, मर्डर करने के लिए भाषण के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से या किसी प्रिंटिंग मटेरियल के माध्यम से, तो भी वो इसके लिए आज़ाद है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। अब ये वो जजमेंट था जिसके 6 दिन बाद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हमारे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर जो बी आर अम्बेडकर साहब थे उनको फ़ोन किया और कहा
कि ये परिस्थितियां आ गई हैं और इसमें हमें आर्टिकल 19 में तुरंत संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। और इसके बाद संविधान में संशोधन किया गया और उसमें रिस्ट्रिक्शन के क्लॉज जोड़े गए कि पब्लिक सेफ्टी के लिए और पीस के लिए गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहीं तक है जहाँ पे आपके देश की शांति भंग ना हो, समाज की शांति भंग ना हो। तो इसके बाद उसमें आर्टिकल 19(2) ऐड किया गया। तो आज हमने 2 केसेस देखे। मैं अगली वीडियो में और केसेस के बारे में बताऊंगी जिसकी वजह से सरकार संविधान में पहला संशोधन लाने के लिए मजबूर हुई। वो संविधान सभा ही थी, क्योंकि इलेक्शन नहीं हुए थे, तो संविधान सभा पहला जो है संशोधन लाई थी। अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।